हेलो प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को आपके अपने विश्वसनीय चैनल RS एकेडमी पर तहे दिल से स्वागत है। तो आइए, हम लोगों ने चैप्टर 1 खत्म कर चुके थे हम लोग ने। अब चैप्टर हम लोग 1 का जो भी टॉपिक था सभी टॉपिक को हम लेके करके क्या किए थे, कवर किए थे। आज हम लोग करेंगे चैप्टर 1। कौन सी क्लास का? 10वीं क्लास का ना। जो बच्चे 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, नहीं जितने भी बच्चे 2027 में एग्जाम देने वाले थे कि वो सारे बच्चे को आपका टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज चैप्टर चल रहा है। अब हम लोग चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर हम लोग खत्म किए थे। आज हम लोग देखेंगे इस चैप्टर से 70 महत्वपूर्ण एमसीक्यू ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 70 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और ये आपका बहुत एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर याद कर लेंगे, नहीं समझ लेंगे। चलिए, तो हम लोग अब स्टार्ट करते बिना देर के हुए। तो अब क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सब लास्ट तक इस वीडियो में बने रहेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है प्यारे बच्चे, क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं। यहाँ पर कर अभिक्रिया है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है, कॉपर और क्या बन रहा है H2 यानी जल का निर्माण हो रहा है। आप पूछ रहे किस प्रकार की अभिक्रिया है ना, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया हम लोग से पूछ रहे हैं, तो अभिक्रिया का प्रकार बताना है ना। चलिए, तो किस प्रकार का अभिक्रिया, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कॉपर है वो आपका हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है ना, यानी कि यहाँ पर आपका दोनों अभिक्रिया हो रही है कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है। यहाँ पर कॉपर अकेला हो गया, यानी कि कॉपर ऑक्साइड में कॉपर की क्या, ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी, यानी कि यहाँ पर हो रहा है आपका ऑक्सीजन में कमी, अर्थात यहाँ अपचयन हो रहा है। कौन सी क्रिया हो रहा है प्यारे बच्चे? अपचयन। हम लोगों ने पढ़ा है पिछले जब वीडियो में हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे, उसमें पढ़े हैं कि नहीं वह अपचयन में क्या होता है, वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसको क्या बोलते हैं, अपचयन, और ऑक्सीजन में वृद्धि होती है उसको उपचयन बोला जाता है। और यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर हो रहा है आपका कौन सा, उपचयन। कौन सी अभिक्रिया हो रही है? उपचयन अभिक्रिया हो रही है, यानी ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑक्सीकरण और कौन सा रिएक्शन हो रहा है आपका, अवकरण, दोनों हो रहा है प्यारे बच्चे। नहीं यहाँ पर देख सकते हैं, और ये दोनों रिएक्शन साथ साथ एक ही अभिक्रिया में हो रहा है। तो जब अपचयन और उपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ हो तो इसको बोला जाता है क्या, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। अर्थात आपका जो आंसर होगा प्यारे बच्चे वो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी। कौन सा ऑप्शन होगा आपका, डी। ये विस्थापन आपका नहीं हो, विस्थापन में क्या होता है कि ज्यादा अभिक्रियाशील वाले तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व से उसकी यौगिक से क्या कर देते हैं, विस्थापित। यहाँ पर विस्थापित नहीं हुआ। और उपचयन और अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। क्लियर है? चले आगे अब हम लोग। तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन का है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है ना। तो अब यहाँ पर जो उत्पाद बनेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग पूरा रिएक्शन को लिखेंगे। यहाँ पर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस किसके साथ क्रिया कर रहा है आपका, जिंक के साथ ना। तो जिंक से जब अभिक्रिया करेगा तब क्या होगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं, हम लोग जब पढ़ रहे थे तो वहां पर आप लोगों ने देखा कि जो कोई भी क्षारक है, नहीं अब वो क्षारक, अब एक क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षारक है, और एक प्रबल क्षारक है जिस जो जिंक यानी धातु के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तब यहाँ पर आपका क्या होगा। तो ऐसे आपको समझ में आना चाहिए कि जो धातु है सामान्यतः धातु क्षारक के साथ क्रिया नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे धातु हैं जो क्षारक के साथ क्रिया कर सकते हैं। जैसे में आपका कौन हो जाएगा, जिंक। तो जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा तो यहाँ बनता है सोडियम जिंकेट। क्या बनेगा प्यारे बच्चे, सोडियम जिंकेट, Na2ZNO2 सोडियम जिंकेट बनता है, और हाइड्रोजन आपका गैस के रूप में बाहर निकल जाता है ना। तो ये बनेगा आपका सोडियम जिंकेट, और क्या बनेगा आपका, हाइड्रोजन गैस। तो अब यहाँ पर इसको संतुलित कर देंगे, यहाँ 2 सोडियम हो गया, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 हो गया, ऑक्सीजन 2
आप यहाँ देख सकते हैं कि हाइड्रोजन आपका कितना वहां पर 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 यानी संतुलित हो गया ना। तो आपका क्या बन रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनेगा, Na2ZnO2, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, सोडियम जिंकेट बोलते हैं ना, सोडियम जिंकेट बोला जाता है, इसको याद रखेंगे ना, सोडियम जिंकेट बोला जाता है, जिंकेट, सोडियम जिंकेट बनता है जो एक प्रकार का आपका लवण और आपका हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है ना, ये चीजें तो इसको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ ऑप्शन में देखें सोडियम जिंकेट कहाँ है, Na2ZnO, ये आपका यहाँ पर O2 होता तो सही है, लेकिन O2 नहीं, इसलिए ऑप्शन क्या है गलत। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा का ऑप्शन में ए भी आपका गलत हो जाएगा, ए भी आपका क्या है गलत है, यानी सोडियम जिंकेट आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है ना, सोडियम जिंकेट का निर्माण होता है। क्लियर है, इसको भी हम लोग पढ़े थे आपका जब रिएक्शन पढ़े थे हम लोग तो ना, ये ध्यान रखें अभिक्रिया के प्रकार जब पढ़ रहे थे। चलिए तो अब यहाँ पर आगे चलेंगे हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन में। क्या करा है कि साग सब्जियां, साग सब्जी तो आपके घर में भी होता है, हम लोग सब अपने घरेलू डेली लाइफ में इसका उपयोग किया जाता है साग सब्जियों का। अब इसका क्या होता है, विघटित होकर कंपोस्ट बनना, नहीं कंपोस्ट बनना मतलब कि खाद बनना, किस अभिक्रिया का उदाहरण। आप देखेंगे कि जब भी आपके घर से जो भी झाड़ू लगाने के बाद आपका जो भी आपका कचरा वगैरह होता है या सब्जी के छिलका वगैरह होता है, वो सारे चीज को क्या करते हैं हम लोग एक जगह फेंक देते हैं ना, जानवरों का मल मूत्र हो तो उसको भी क्या करते हैं फेंक देते हैं हम लोग। इसके बाद जब आपका बरसात का मौसम आता है तो उसको ले जाकर खेतों में फेंक दिया जाता है। तो जब आप साग सब्जियों को देखे वहां पर गंजा हुआ तो उसको अगर कूड़ेंगे तो वहां से आपका क्या होता है उष्मा निकलता है ना, गर्माहट निकलता है, तो वे आपका होकर कंपोस्ट जब बनता है तो इससे उष्मा भी निकलता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा ना। याद रखेंगे साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, आपका उष्माक्षेपी अभिक्रिया का, क्योंकि जब साग सब्जियों का विघटन होता है, विघटित होता है, तब उससे आपका क्या निकलता है उष्मा, इसलिए इसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगर उष्मा का अवशोषण होगा तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग उष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया बोलेंगे। क्लियर है, चलिए अब इसके बाद एक आपको उभयगामी, उभयगामी अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, उभयगामी अभिक्रिया का मतलब होता है वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होता है ना, मतलब अभिकारक से उत्पाद भी बनेगा और उत्पाद से अभिकारक भी बनेगा, तो उसको उभयगामी बोला जाता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब पता है इसमें से एक जो आपका ज्यादा क्रियाशील तत्व है, ज्यादा क्रियाशील धातु है, वो कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से क्या कर देता है विस्थापित कर देता है। तो हम लोग आगे भी आएगा आपका प्रतिस्थापन से भी चलना। और ये उभयगामी का जरूर आप याद रखें, उभयगामी का मतलब क्या होता है, वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होता है, वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होता है, दोनों दिशाओं में होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग उभयगामी। अगर इसका उदाहरण देख लें तो आप देख सकते हैं, जैसे आपका उदाहरण बताया जाए तो H2 नहीं हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन से क्रिया करता है, जिससे बनता है कि आपका NH3 बनता है, और ये आपका NH3 यानी अमोनिया से क्या बन सकता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसको बोलते हैं हम लोग उभयगामी अभिक्रिया बोलते हैं। संतुलित कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, 3 दूना 6, यहाँ भी 3 से, तो अब ये आपका कौन सा हो गया बाबू उभयगामी अभिक्रिया होता है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होगा, दोनों दिशाओं का मतलब अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक भी बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या उभयगामी अभिक्रिया। इसके बाद प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होगा कि जब भी कोई अधिक अभिक्रियाशील धातु है कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से क्या कर देता है विस्थापित। जैसे आपसे पूछ दिया जाए जिंक का नाम सुना हो, जिंक को कॉपर सल्फेट से क्रिया कराएंगे तब यहाँ पर क्या होता है, तो हमने आपको सक्रियता श्रेणी में बताया था कि जिंक कॉपर से ऊपर आता है, जिंक कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए क्या होता है प्यारे बच्चे कि जो जिंक है कॉपर को उसके यौगिक से हटा देगा यानी विस्थापित कर देगा और उसके जगह पर खुद आ जाएगा, कॉपर को बेचारा को अलग कर देगा। तो इस प्रकार के रिएक्शन को बोलेंगे प्रतिस्थापन या विस्थापन बोल सकते हैं।
ZnSO4 प्लस आपका हो जाएगा कॉपर धातु अलग ना, ये ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन या विस्थापन बोला जा सकता है, या इसको एकल विस्थापन भी बोल सकते हैं। क्लियर है? चलिए तो अब हम लोग आगे नेक्स्ट, और इसमें आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया मतलब ऊष्मा को देने के बाद आपका घटित होता है, तो उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है ना। चलिए आगे चलते हम लोग, आगे क्वेश्चन आपका है सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से क्रिया कराने पर सोडियम आपका क्या बनता है, सल्फेट बनेगा, सॉरी बेरियम सल्फेट बनेगा। ये आपका हो जाएगा BaSO4 ना, बेरियम सल्फेट, और बनेगा सोडियम क्लोराइड बनता है, किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो अब इसको देख सकते हैं प्यारे बच्चे कि सोडियम सल्फेट और एक बेरियम क्लोराइड, ये दोनों विलयन अवस्था में ये दोनों को एक में क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। तो इससे क्या होता है, पहले तो ये दोनों आयनों में टूटेंगे, आपका एस टूटेगा किसमें, सोडियम आयन में टूटेगा, और ये आपका सल्फेट आयन में टूटेगा ना, किसमें टूटेगा प्यारे बच्चे, सल्फेट में। और ये भी टूटेगा आपका किसमें, बेरियम आपका धातु है इसलिए +2 में टूट जाएगा, और क्लोरीन आपका धातु है इसलिए आपका कौन में टूट जाएगा, माइनस, यानी ऋण आयन में, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये अब यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चे, प्लस वाला माइनस है, यानी कि ये इससे जुटेगा, और सोडियम किससे जुट गया, क्लोरीन से, तो बन गया सोडियम क्लोराइड। और अब यहाँ पर क्या होता है कि बेरियम सल्फेट जो है प्यारे बच्चे वो अवक्षेप के रूप में विलयन से क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है, क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है ना, अवक्षेप के रूप में, किसके रूप में, अवक्षेप के रूप में। और सोडियम क्लोराइड यानी कि जो लवण है जिसको साधारण नमक बोला जाता है, ये जल में, ये विलयन में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो अब यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगा इसको देखना हम लोग को। तो देख सकते हैं आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान ना। तो जब हम लोग अभिक्रिया के प्रकार पढ़े तो उसमें क्या बताए थे कि वे अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो ना, उसको बोला जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? तो अब यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है तो आपका संयोजन अभिक्रिया नहीं। इस संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक आदि दो अभिकारक आपस में क्रिया करें, उससे एक उत्पाद का निर्माण होता है, तो ऑप्शन होगा ही नहीं। आपका वियोजन अभिक्रिया, इसमें एक अभिकारक टूट के दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा, द्विविस्थापन। हाँ ये ऑप्शन आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब आगे हम लोग का है 5 नंबर क्वेश्चन, कर है एक जांच प्रणाली में, कौन सी प्रणाली में प्यारे बच्चे, जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। एक हम लोग विलयन लिए प्रणाली में, और उसमें क्या कर दिया गया, प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित यानी कि बदल गया, रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रणाली में विलयन था, किसका विलयन था इसमें बता सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग को पहचानना है कि जो आपका आयरन है वो किसको विस्थापित करने वाला है। तो ये आपका एल्युमिनियम को तो करेगा ही नहीं, आपका जिंक को भी नहीं करेगा, तो कॉपर सल्फेट का हो। तो अब यहाँ पर हम लोग को समझना है क्या प्यारे बच्चे कि यहाँ पर मान लो एक आपका क्या है, प्रणाली, क्या है, प्रणाली। यहाँ पर लेते हैं प्यारे बच्चे हम लोग क्या, प्रणाली लेते हैं, क्या लेते हैं, प्रणाली। और इस प्रणाली के अंदर विलयन भर दिया गया, क्या भर दिया गया आपका, विलयन। किसका विलयन, कॉपर सल्फेट का। किसका विलयन भर दिया हम लोग, कॉपर सल्फेट का। किसका विलयन भर दिया गया, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 ना, इसको बाहर लिख देते हैं। इसके अंदर किसका विलयन भर दिया गया, कॉपर सल्फेट का। किसका भर दिया गया, कॉपर सल्फेट। तो जब तक कॉपर सल्फेट था इसके अंदर, तब इसका रंग कैसा था प्यारे बच्चे, नीला था। कैसा था, नीला। याद रखेंगे कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा होता है, नीले रंग का होता है ना। अब जैसे इसके अंदर क्या डुबा दिया गया, इसके अंदर डुबा दिया गया आपका कील। क्या डुबा दिया गया, कील डुबा दिया। कील जानते हैं ना, लोहे का कील जो होता है ना, खिला जिसको बोलते हैं हम, लकड़ियों में ठोका जाता है।
अब लोहे के कील को क्या कर दिया गया बाबू, यहाँ पर डुबा दिया गया। तो जैसे ही डुबाया गया तो इसका रंग बदल जाता है, इसका रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है ना। कुछ देर के बाद इसका रंग बदल करके कैसा हो जाता है, भूरा रंग का। अब यहाँ से ये इसका जो रंग पहले कैसा था, नीला, अब चेंज होकर के कैसा हो जाएगा, आपका भूरे रंग का हो जाएगा। कौन सी रंग का हो जाएगा, भूरा रंग, हल्का भूरा रंग हो जाएगा ना, ये याद रखिए। तो अब यहाँ पर पहले नीला था, जैसे ही कील डाला गया, जैसे लोहे की कील डाला गया तो इसका रंग नीला से आपका क्या में बदल गया, भूरे रंग में बदल गया। यानी कि कह सकते हैं विलयन का जो रंग था वो नीला किसके कारण था, कॉपर के कारण। और जैसे ही कॉपर निकलता है आपका अलग होता है और इसके साथ एक नया यौगिक बनता है जिसके कारण विलयन का रंग कैसा हो जाता है, भूरा, यानी लोहा के कारण। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होता है प्यारे बच्चे, यहाँ रिएक्शन होता है आपका, जैसे देख सकते हैं कि आपका आयरन के कील को डाल दिया गया किसमें, कॉपर सल्फेट में। किसमें डाल दिए, कॉपर सल्फेट। तो आप यहाँ देख सकते हैं आयरन कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, तो इसको क्या करेगा, यहाँ से विस्थापित करेगा और बना लेगा FeSO4 ना, आयरन सल्फेट बन जाएगा और प्लस में कॉपर को क्या कर देगा, बाहर। तो यही आपका आयरन के कारण या लोहे के कारण इसका रंग क्या हो जाता है, नीला से बदलकर भूरा हो जाता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा विलयन, प्रकनली में कौन सा विलयन होगा, तो कौन सा विलयन होगा प्रकनली में प्यारे बच्चे, कॉपर सल्फेट, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका, बी इज द राइट। क्लियर है। चलिए, तो इस तरह से समझकर हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करने का प्रयास करेंगे ना। बस कल आपको आज सक्रियता श्रेणी याद होना चाहिए, जो कि हमने टॉपिक पढ़ाते समय चैप्टर जब चल रहा था हम लोग को, उस समय हम लोगों ने सक्रियता श्रेणी को देखा था। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग का है कि समीकरण आपका दिया हुआ है। समीकरण क्या है आपका, दिया हुआ, क्या दिया हुआ है सर, कि समीकरण में कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। किस प्रकार का समीकरण है, किस प्रकार का समीकरण है, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार का समीकरण है। तो हम लोगों ने जब अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहा था उसमें पढ़े तो हम लोग कि अगर कोई एक उत्पाद हो और वह टूटकर एक अभिकारक हो और वह टूटकर यानी विघटित होकर दो से क्या करता है, नया यौगिक का निर्माण करता हो या नया पदार्थ का निर्माण करता हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका वियोजन यानी कि ए, जिसको अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं हम लोग ना। ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा ना। अगर हम लोग से पूछता कि अब संयोजन का मतलब क्या होगा, संयोजन का मतलब कि दो अभिकारक आपस में जुड़ेंगे और इनसे कोई एक उत्पाद का निर्माण होता है। जैसे में देख सकते हैं, अगर इसको आप जानना चाहें तो इसका एग्जांपल आप देखना चाहें तो H2 प्लस में क्या हो जाएगा, O2। आप बताओ प्यारे बच्चे यहाँ कितने अभिकारक हैं, दो, इनसे बनेगा आपका क्या, H2O, यानी कि दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का केवल निर्माण कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग संयोजन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है, यानी संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है। और बात उभयगामी प्रतिस्थापन का पीछे आपको बताए, समझ गए ना। चलिए तो अब आगे चलते हम लोग 6 क्वेश्चन नंबर हो गया 7 की तरफ। 7 में आपका कह रहा है कि जिंक Zn कॉपर सल्फेट नहीं से अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट और क्या बनता है, कॉपर, जो कि पीछे भी जस्ट हम लोगों ने देखा कि जिंक कॉपर को कॉपर सल्फेट से विस्थापित कर रहा है, यानी कि आपका होगा कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगा, विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है। चल आगे चले हम लोग। आगे में आपका निम्नलिखित में कौन सही, आपको बताने इसमें से कौन सही है ना। तो अब ये अभी आपका गलत है, ये भी गलत है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट्स है ना, तो ये आपका होता है फार्मूला सही है प्यारे बच्चे, धोने के सोडा का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है, धोने के सोडा का होता है ना, धोने का सोडा, धोने का सोडा ना, धोने का जिसको हम लोग वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं,
उसी को बोलते हैं धोने का सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। क्लियर है ना? ये याद रखेंगे। धोने के सोडा का फार्मूला आपका होता है कि सोडियम कार्बोनेट और डेका हाइड्रेट होता है ना, हाइड्रेट्स, यानी कि 10H2O। ये आपका सही है। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। अब आपका 9 नंबर में, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं, ये अभिक्रिया कहलाते हैं। तो आपका जब भी प्यारे बच्चे अम्ल और क्षार दोनों आपस में क्रिया करता है तो लवण और क्या बनेगा? जल। तो उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण। जैसे आप देख सकते हैं, कोई एक अम्ल ले लेते हैं जैसे HCl, प्लस में आपका हम लोग कोई क्षार ले लेते हैं जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए, तो अब ये आपका आपस में क्रिया करेगा तो लवण, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आपका अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग, तो ये बन जाएगा आपका NaCl, जो आपका एक प्रकार का लवण है जिसको साधारण नमक बोलते हैं ना। ये NaCl प्लस आपका बनेगा क्या? H2O, जिसमें कि आपका लवण कौन हो जाएगा? साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड लवण हो जाएगा, और H2O क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? जल हो जाएगा ना। और ये दोनों के दोनों क्या है? उदासीन है ना। ये दोनों के दोनों कौन सी उत्पाद है आपका? उदासीन है, क्योंकि ना तो अम्लीय और ना क्षारीय है। क्लियर है ना? आओ तो अब यहाँ पर अम्लीय और अम्ल और क्षारक को जब आपस में मिलाया जाता है तो लवण बनते हैं, क्योंकि अम्ल जो है क्षारक का गुण को खत्म कर देता है और क्षारक अम्ल के गुण को खत्म कर देता है। क्लियर है? चलिए, तो ये आपका जब भी अम्ल और क्षार को क्रिया कराएंगे तो लवण और क्या बनता है? जल। और इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं ना। अब संयोजन अभिक्रिया बताएं आपको कि जब दो अभिकारक मिलेंगे तो एक उत्पाद बनेगा, उसको संयोजन। अब घटन में एक अभिकारक जो है टूटकर दो उत्पाद या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा। अवक्षेपण में मतलब अवक्षेप का निर्माण होगा, जैसे द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? एक विलयन में घुलता और एक अवक्षेप के रूप में बाहर निकल जाता है, विलयन से पृथक हो जाता है। तो चलिए आगे आपका है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। तो आप देखे होंगे कि श्वसन जो आपका है प्यारे बच्चे, श्वसन के दौरान ना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन जब हम लोग सांस लेते हैं तो मुंह से क्या निकलता है? उष्मा निकलता है। क्या निकलता है? उष्मा। तो उष्मा निकलता है, यानी श्वसन के दौरान उष्मा उसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए इसको बोलते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्या बोला जाता है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। आपने ठंडे के मौसम में अपने मुंह से फूंक मारिएगा, देखिए वो भाप निकलता है, यानी वो उष्मा निकल रहा है ना। तो श्वसन के दौरान किसका निर्माण होता है? उसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए श्वसन एक प्रकार का कौन सा अभिक्रिया है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्लियर है? चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। आगे 11 नंबर है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है ना। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? फेरस सल्फेट आपका इसका यानी कि फेरस सल्फेट FeSO4। फेरस सल्फेट का जो रंग होता है प्यारे बच्चे, ये किस रंग का होता है ये बताना हम लोग को ना। तो फेरस सल्फेट का जो रंग होता है वो आपका कैसा होता है, इसको बताना आप लोग को किस प्रकार का होता है। तो इसको आपको ध्यान होना चाहिए कि जो फेरस सल्फेट होता है इसका रंग किस प्रकार का होता है। समझा गई बात ना। तो आपको बताना है फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं इनका रंग किस प्रकार का होता है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग पूछा हम लोग से, किसका पूछा है? क्रिस्टल का। इसलिए क्रिस्टल का जो रंग होता है वो हरा होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चे? हरा होता है ना। याद रखेंगे कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो रंग होता है वो हरा होता है ना। चलिए आगे हम लोग। आगे आपका है कि जब मैग्नीशियम फीता यानी मैग्नीशियम रिपन को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। जब उससे आग भी जलता है वो किस रंग का होता है? तो चमकीली उजला होता है। कैसा होता है? चमकीली उजला होता है। याद रहेगा ना, ये याद रखेंगे। चलिए तो अब आगे हम लोग चलेंगे। आगे आपका है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो यहाँ पर पहले रिएक्शन लेते हैं हम लोग। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर आपका क्या होगा प्यारे बच्चे? यानी उष्मा देंगे
तो गर्म करेंगे तो टूट कर बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस में बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट की केवल एक उत्पाद है। कितने उत्पाद है आपका? एक उत्पाद है, सिंगल है ना। और सिंगल उत्पाद टूट करके क्या वो बना, सॉरी उत्पाद बोल रहे हैं बार बार, ये अभिकारक है। क्या है प्यारे बच्चे? अभिकारक है। क्या है? अभिकारक। और कितने अभिकारक हैं? एकल अभिकारक है ना, सिंगल है। और ये टूट करके क्या उत्पाद बना रहा है? दो उत्पाद। कितने उत्पाद बना रहा है प्यारे बच्चे? दो, एक कैल्शियम ऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं हम लोग क्या? वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? वियोजन अभिक्रिया ना। क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। और कौन सा वियोजन? वियोजन अभिक्रिया भी तीन प्रकार का, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तो किस प्रकार का होगा? इसको उष्मा दे रहे हैं यानी गर्म कर रहे हैं तब न टूट रहा है, इसलिए इसको उष्मीय वियोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चे? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कह सकते हैं, उष्मीय वियोजन। तो यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं आपका विस्थापन, वे विस्थापन, दार्शनिकरण, अपघटन। तो बोले आपको कि हम लोग वियोजन को क्या बोलते हैं? अपघटन भी बोल सकते हैं ना। यानी अपघटन का मतलब ही क्या होता है? टूटना। तो ये अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी आपका सही है। क्लियर है? चलिए, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ध्यान देना है आपको सबका। हम लोगों ने डिफिनेशन उदाहरण के साथ सब पढ़ा है नहीं? तो आप पढ़े होंगे तो आपका बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ रहा होगा। चलिए, और आप अगर समझ रहे होंगे तो आपका तैयारी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जितने भी बच्चे 2027 में एग्जाम देने वाले हैं 10th बोर्ड का, उनका बहुत अच्छा एग्जाम होने वाला है, बहुत अच्छा से एग्जाम जाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे ना। चलिए, तो आगे हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चे 14 नंबर में क्या है? निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है? यहाँ पर हम लोग को क्या करना है? देखना है कि समीकरण संतुलित कौन है। अब प्यारे साथियों, आपको पता होगा कि जो समीकरण संतुलित की बात आता है, बैलेंस इक्वेशन की बात आ रहा है, मतलब उसमें अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ में जितने भी परमाणु भाग लेंगे वो सारे परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए सर। तो अगर जिसका इक्वल यानी बराबर होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग संतुलित। यहाँ देख सकते हैं ये तो आपका गलत है क्योंकि मैग्नीशियम सिंगल सिंगल सही है, लेकिन ऑक्सीजन सिंगल इधर क्या है? डबल है, दो है, यानी कि ऑप्शन ए असंतुलित समीकरण है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। आप यहाँ देख सकते हैं क्लोरीन दो है, इधर क्लोरीन सिंगल अकेला है, ये भी असंतुलित, इसलिए रिएक्शन गलत हो जाएगा। नहीं, H2Cl2HCl यानी कि यहाँ दो दो हैं लेकिन यहाँ सिंगल है, इसलिए भी क्या हो जाएगा? गलत। अब देख सकते हैं जिंक सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, सल्फेट सिंगल है, सिंगल है, और हाइड्रोजन डबल है, इसलिए हाइड्रोजन डबल, यानी कि यहाँ सब में बराबर है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, यानी ये संतुलित समीकरण है ना। कौन सा? संतुलित समीकरण है। और अगर अभिक्रिया को प्रकार पूछे तो ये आपका हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑप्शन को चूज कर सकते हैं ना। चलिए, आगे आपका है प्यारे साथियों क्या? 15 में कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? अब फिर देखिए आपका दिया संतुलित के लिए, अब तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बता ही देंगे इसको। यहाँ Cl डबल है, यहाँ ट्रिपल है, इसलिए ऑप्शन गलत। यहाँ ऑक्सीजन डबल, यहाँ ट्रिपल, ये भी गलत। ऑक्सीजन डबल, यहाँ पर भी डबल सही है। आपका नाइट्रोजन डबल, डबल हाइड्रोजन 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये भी सही है। इसको देख लेते हैं, ब्रोमीन सिंगल, यहाँ डबल, तो ये गलत। आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन इज द राइट। क्लियर है? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ना। चलिए, तो आगे हम लोग देखते हैं आपका कौन सा 16 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए प्यारे बच्चे कि समीकरण के बाएं ना एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं जो अभिक्रिया में भाग लिए ना, तो प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या क्या हो? समान है, यह समीकरण होता है। अगर समान यानी बराबर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? बैलेंस इक्वेशन यानी संतुलित समीकरण। तो ऑप्शन इसमें आपका कौन हो जाएगा प्यारे बच्चे? आंख बंद करके मार देंगे ऑप्शन बी, संतुलित समीकरण। और अगर दोनों तरफ बाईं और दाईं ओर दोनों साइड में अगर परमाणु की संख्या समान ना हो, असमान हो, तो उसको असंतुलित समीकरण कहते हैं।
क्लियर है? चलिए तो आगे चलेंगे हम लोग। 17 नंबर, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? तो आपको ध्यान होना चाहिए प्यारे बच्चे, लाल तप्त यानी गर्म लोहा, ये क्या चीज है? गर्म है, यानी कि Fe ना, क्या प्यारे बच्चे? Fe को क्या करेंगे? इसके ऊपर जलवाष्प डालेंगे, यानी गर्म पानी। क्या डालेंगे प्यारे बच्चे? जलवाष्प, यानी गर्म पानी को प्रवाहित करने पर क्या होता है? यहाँ बनता है Fe3O4 प्लस में ये फेरिक ऑक्साइड बनेगा और आपका हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। अब इसको संतुलित कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पर 4 से, यहाँ पर भी कितना से? 4 से। आयरन 3 है तो यहाँ पर भी आयरन को क्या कर देंगे? 3, यानी कि ये आपका आयरन, जब भी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प डाला जाता है तब इससे क्या बनेगा प्यारे बच्चे? तो बनेगा Fe3O4 और प्लस में आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? फेरिक ऑक्साइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फेरिक ऑक्साइड बोला जाता है। क्लियर है? चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? नहीं तो आप देख सकते Fe3 जो ऑप्शन में होगा उसको क्या करेंगे? मार देंगे, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द राइट। क्लियर है? चलिए आगे। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग सर। आगे आपका क्या है? आगे आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट, क्या बाबू? लेड नाइट्रेट पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर लेड नाइट्रेट के लिए हम लोग यहाँ रिएक्शन लिखेंगे, यानी PbNO3 का क्या होगा? हॉल 2, और यह टूटेगा। क्या होगा प्यारे बच्चे? टूटेगा। कब? जब इसको गर्म करते हैं अर्थात उष्मा देते हैं तब ना, तो ये टूटेगा तब आपका क्या बनेगा? एक तो लेड ऑक्साइड बनता है PbO, प्लस में NO2 आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, प्लस में ऑक्सीजन गैस बनता है। तो यहाँ पर आपका इतने बने। अब इसको संतुलित करेंगे तो आपका यहाँ पर 2 से गुना, और ये आपका हो जाएगा नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, लेड सिंगल सिंगल, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 2 दूना 4 और 2 6 और ये कितने हो जा रहे हैं? 7। तो यहाँ पर 3 दूना के कितने? 6 हो रहे हैं ना। तो अब इसको बैलेंस करेंगे तब आपका क्या हो जाएगा? बैलेंस करने पर आपका आ जाएगा ऐसा कि लेड आपका ऑक्सीजन को अगर 2 से गुना करेंगे तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6, 6 और 2 कितने हो जाएंगे? 8, और इसको और करेंगे 2 से 3 दूना के 6, और 2 से और करेंगे तो आपका ज़्यादा हो जाएगा ना, ज़्यादा भाग जा रहा है, यानी कि आपका हो जाएगा, बैलेंस करेंगे तो आपका क्या बनेगा? 2 हो गया यहाँ पर, सही है, PbNO3 के हॉल 2। अब 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2, अभी हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 4 3 12, ऑक्सीजन 12 हो जाएंगे तो 2 और 4 6 और 2 8, और 2 से यहाँ गुना कर देंगे तो 2 दूना के 4 और 4 8 और 2 10 ही हो रहा है ना। 2 दूना के 4, 4 दूना के अगर 3 से करेंगे तो 6, 3 दूना के 4, 2 हाँ 3 से कर देते हो, हाँ 3 से। कितने से प्यारे बच्चे? 3 से। अब संतुलित हो गया ना। तो लेड 2, यहाँ भी लेड 2, ऑक्सीजन 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन आपका हो गया 2 और 4 2 दूना के 4 और 2 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12। अब देख सकते कौन कौन सा उत्पाद बन रहा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं उत्पाद बन रहे हैं, एक लेड ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है प्यारे बच्चे? लेड ऑक्साइड, और एक आपका क्या बन रहा है? ये आपका लेड ऑक्साइड, ये आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और एक बन रहा है आपका ऑक्सीजन। तो यहाँ हम लोग से क्या पूछ रहे हैं? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त उत्पाद है कौन? ऑक्सीजन तो है, लेकिन ऑक्सीजन खाली नहीं होता, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी नहीं होता खाली, और होता है इसके साथ। ऑप्शन ही गलत, ये भी गलत। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन गैस नहीं, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत। अब यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों देखने को मिल रहा है हम लोग को, यानी कि ऑप्शन हम लोग को कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सही हो जाएगा बाबू? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं नहीं। चलिए आगे ना, आगे चलते हम लोग। आगे है 19 नंबर। अब देखिए नीचे दी गई
अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? नीचे दिया हुआ इसमें पूछ रहा है कथन कौन सा सही है। कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन, हाँ ये बात आपका सही है। अवकरण नहीं, कॉपर का नाइट्रेशन नहीं, ए और बी दोनों नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन कौन हो जाएगा सही? ऑप्शन आपका ए इज द राइट, यानी ऑप्शन ए नंबर सही। कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है ना, कॉपर के साथ क्या जुट रहा है? ऑक्सीजन जुट रहा है, यानी कि इसलिए आपका कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा ना, यानी ऑक्सीकरण हो रहा है, उपचयन हो रहा है ना। किसका? कॉपर का पूछा हम लोग से। किससे पूछा थी? नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही? तो कॉपर का ही तो हो रहा है ना उपचयन। क्या हो रहा है आपका? उपचयन, यानी ऑक्सीकरण। उपचयन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण बोला जाता है। क्लियर है? चलें आगे ना, चलिए आगे आते हम लोग, आगे 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 20 नंबर। 20 नंबर में क्या दे दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं आप लोग। 20 नंबर में भाई आपका अभिक्रिया आयरन और फेरिक ऑक्साइड, आपका अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन, किस प्रकार की अभिक्रिया? अरे बाबा मेरे, देखो यहाँ आपका आयरन था, लेकिन यहाँ एल्युमिनियम जब आया तो इसको आयरन को क्या कर दिया? हटा करके खुद ऑक्साइड बना लिया, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया। आयरन को बाहर ही भगा दे, तुम बाहर रहो ना, क्योंकि एल्युमिनियम ज्यादा क्रियाशील है। किससे? आयरन से, यानी लोहा से ना, Fe से, इसलिए हटा दिया। तो मतलब यहाँ हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया सर, जो ऑप्शन कौन होगा? सी नंबर आपका सही है ना। बाकी वियोजन, संयोजन, द्विविस्थापन, ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन आपका सही हो जाएगा भाई? सी सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा सर। क्लियर है ना? चलिए आगे चले ना हम लोग। चलिए बहुत मस्त हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में लग रहा है। अब देखिए 21 नंबर, निम्नलिखित में कौन अकारक गुण प्रदर्शित करता है? कौन अकारक गुण प्रदर्शित करता है, इसमें बताना है ना, ये चीज है। तो अकारक, तो अब यहाँ पर आपका क्या होगा? H2SO4O2 H2S HNO3। तो ऑक्सीजन तो आपका क्या है? ऑक्सीकारक, अच्छा ऑक्सीकारक है, लेकिन हम लोग से पूछा है क्या? अकारक। तो अकारक आपका कौन हो जाएगा? CH2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। क्लियर है? चलें आगे ना। चलिए सर, तो देखिए आगे हम लोग, अब आगे आपका 22 नंबर, निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का डिफिनेशन पता होना चाहिए भाई आपको। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब क्या? कि अभिक्रिया के दौरान क्या होना चाहिए? ऊष्मा उत्पन्न होना चाहिए। क्या उत्पन्न होना चाहिए? ऊष्मा उत्पन्न होना चाहिए। अगर ऊष्मा उत्पन्न होगा तो आपका कौन सा हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसमें देख सकते हैं कि ये आपका कौन होगा? इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको तो खुद ऊष्मा देने के बाद आपका ये अभिक्रिया होता है, इसलिए ये आपका ऊष्मा शोषी का उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए आपका किसका उदाहरण हो जाएगा? ऊष्मा शोषी का। किसका हो जाएगा भाई? ऊष्मा शोषी। किसका हो जाएगा? ऊष्मा शोषी का। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कोयले को जब जलाया जाता है तो क्या निकलता है? धुआं निकलता है, साथ में आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और आपका इसके साथ क्या निकलता है? ऊष्मा निकलता है, यानी कि ये आपका हो जाएगा क्या? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें खुद ऊष्मा दिया जा रहा है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ना, यानी कि ऑप्शन कौन सही होगा सर? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है ना? ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्योंकि इसमें ऊष्मा उत्पन्न, जब भी कोयला जलाते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन को पहले जलाने पर आपका उससे धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके साथ ऊष्मा निकलते है, इसलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन सही है। चले ना आगे। चलिए सर आगे देखिए हम लोग, आगे आपका है क्या? निम्नांकित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी? रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या? जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ होता है तो उसको रेडॉक्स बोलते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कैल्शियम कार्बाइड तो टूट करके बन रहा है दो, यानी कि ये वियोजन अभिक्रिया होगा। कौन सी अभिक्रिया होगा? अगर इसको पूछा जाए तो आपका क्या होगा प्यारे बच्चे? वियोजन। कौन सी अभिक्रिया होगा? वियोजन अभिक्रिया होगा। इसके बाद पूछ रहा है हम लोग से H2 और Cl2, यहाँ पर आपका क्या होता है? अपचयन उपचयन दोनों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास जो होता है A+1 ऑक्सीकरण अवस्था होता है, और क्लोरीन का 0 से क्या होता है? -1, यानी इसको 0 से +1, इसको आपका होता है 0 से -1, यानी कि ये दोनों में आपका क्या? एक ऑक्सीकरण और एक उपचयन, और एक क्या होगा आपका? अपचयन। तो एक का अपचयन और एक का होगा उपचयन, इसलिए आपका ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा?
रेडॉक्स। कौन हो जाएगा प्यारे बच्चे? रेडॉक्स हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रेडॉक्स। याद रखेंगे इसको ना, रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। बाकी यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और HCl नहीं, ये आपका क्या है यहाँ पर कैल्शियम K2 क्या हो रहा है यहाँ पर आपका कैल्शियम ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर कैल्शियम कार्बोनेट लवण और क्या बन रहा है? जल। यानी कि यहाँ पर आपका है बबुआ कौन सा? उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन हो जाएगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। और यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो यहाँ पर भी लवण और जल बन रहा है, यानी कि आपका हो जाएगा क्या? उदासीनीकरण अभिक्रिया ना। तो हम लोग से क्या पूछ रहा है सर? हम लोग से पूछ रहा है आपका रेडॉक्स। कौन सा अभिक्रिया पूछ रहा है? रेडॉक्स अभिक्रिया पूछ रहा है ना। रेडॉक्स अभिक्रिया दोनों किस में हो रहा है? यानी कि बी में रेडॉक्स अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका? बी सही है। बी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? क्लियर है ना? सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट्स नहीं है, क्या बात सही है ना? चलिए चलें आगे। तब आगे चल देते हैं हम लोग 24 नंबर में। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड और क्या बनता है? जल। यह अभिक्रिया कहलाती है। अब देख सकते हैं यहाँ पर रिएक्शन हम लोग पहले लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक प्रकार का क्षारक है ना, और इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कह रहा है सर, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अब इससे क्या बन रहा है सर? तो आपका सोडियम क्लोराइड यानी कि आपका NaCl बन रहा है, और आपका जल बन रहा है यानी कि H2O। क्या बन रहा है प्यारे बच्चे? H2O। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? जब कोई क्षारक ना या क्षार अम्ल से क्रिया करता है तो क्या बनता है आपका? लवण, यानी सोडियम क्लोराइड बना जो लवण है, और आपका जल। तो अब यहाँ पर अगर क्षार और अम्ल दोनों आपस में क्रिया करके अम्ल और जल बनाते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बोला जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहाँ उदासीनीकरण अभिक्रिया कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट। ऑप्शन बी आपका सही है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए चलें आगे, चलते हैं हम लोग आगे। अब देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन दिया हुआ 25 नंबर। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आपका कोई ज्यादा खास नहीं है, समझ गए हम लोग। तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछते उसका फोड़ ही देगा, उसको हम लोग ना बता ही देंगे। तो जैसे सिल्वर नाइट्रेट ना के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या किया जाता है? डालने पर अविलेय सिल्वर क्लोराइड, मतलब कि सिल्वर क्लोराइड घुल नहीं रहा है, वो अलग हो गया आपका, विलयन से पृथक हो जाता है, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं। अरे भाई मेरे कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप बता सकते हो। यानी कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 हो गया। अब इसको हम लोग किसके विलयन में डाले? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, तो NaCl आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर भाई यहाँ आयन का आदान प्रदान होगा तो बनेगा Ag यानी सिल्वर क्लोराइड जो आपका अवक्षेप है। क्या है? उसको लास्ट में लिखते हैं ना, अवक्षेप। पहले सोडियम का क्या बनेगा यहाँ पर? सोडियम क्लोराइड है तो एक बनेगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस में AgCl सिल्वर क्लोराइड। तो अब यहाँ पर एक अवक्षेप के रूप में क्या हो जाता है? विलयन से पृथक हो जाता है ना, अवक्षेप के रूप में, इसलिए इसको अवक्षेपन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए ना? ये चीजें हैं। तो ये आपका घुल जाएगा। कौन? सोडियम नाइट्रेट किसमें? विलयन में। तो सोडियम नाइट्रेट विलय है और सिल्वर क्लोराइड अविलय हो जाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं सर। कोई दिक्कत यहाँ तक आप सभी बच्चे को? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत शानदार तरीका से थ्योरी पढ़ चुके हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया का डिफिनेशन के साथ साथ आपका
इसका उदाहरण भी देख लिए हैं। और द्विविस्थापन अभिक्रिया को ही अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है, क्योंकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में किसका निर्माण हो रहा है? अवक्षेप का। किसका हो रहा है? अवक्षेप का ना। यहाँ ऑप्शन में आपको देख सकते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया तो दिया ही नहीं है सर, तो कौन होगा? बाबा मेरे, हमने पहले ही बोला आपको कि द्विविस्थापन अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे भाई? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अगर ऑप्शन में द्विविस्थापन नहीं है तो आंख बंद करके मार देंगे कौन? अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या मार देंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया। क्लियर है ना? यहाँ तक तो क्लियर हो गया आप लोग को? कोई दिक्कत? चलिए, तो अब यहाँ पर ये द्विविस्थापन, अगर यहाँ पर द्विविस्थापन अगर रहता अभिक्रिया तो हम लोग मारते द्विविस्थापन, लेकिन है यहाँ पर क्या? अवक्षेपण, इसलिए इसको बोल रहे हैं हम लोग क्या? अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण मारेंगे आपका सी, क्योंकि इसमें अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। क्लियर है? चलें आगे। चलिए आगे आपका भाई 26 नंबर समीकरण, लेड नाइट्रेट दिया हुआ है और यह लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन किस प्रकार का समीकरण है? तो इसको बताना है कि लेड नाइट्रेट जो है ये आपका उष्मा देने के बाद क्या होता है, यानी गर्म करने के बाद, उष्मा देने के बाद प्यारे बच्चे क्या हो जाता है? इसको उष्मा देते हैं हम लोग ना। उष्मा देने के बाद यह टूट जाता है, नहीं तो लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में, यानी यहाँ एकल अभिकारक टूटकर दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग क्या? वियोजन अभिक्रिया। इस रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं बाबू? इसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? वियोजन, या बोल सकते हैं इसको अपघटन। क्या बोलेंगे? अपघटन अभिक्रिया ना। या फिर उष्मा की उपस्थिति में हो रहा है, इसकी आपका किस प्रकार का हो जाएगा? उष्मीय। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? उष्मीय वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन नहीं, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अपघटन अभिक्रिया बोल सकते हैं भाई मेरे। तो अब यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है ऑप्शन में? वियोजन अभिक्रिया है ना भाई, फिर वियोजन अभिक्रिया ही तो बोलेंगे ना। और अगर वियोजन अभिक्रिया नहीं रहता, उष्मीय वियोजन रहता तो भी आपका मारेंगे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन कौन हो जाएगा भाई? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ना। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन आपका सही है। क्लियर है? चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। आगे आपका 28 नंबर में क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या एक प्रकार का वर्णक है ना, इसके कारण पेड़ पौधों की पत्तियां कैसी होती है? हरा रहती है। और सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप यहाँ पर समझते हैं कि जो पेड़ पौधे वह आप स्वपोषी होते हैं, कि वह अपना भोजन खुद प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। नहीं कैसे? तो वायुमंडल से जो पत्तियां क्या करता है? क्लोरोफिल यानी कि अवशोषित करता है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या अवशोषित करता है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जड़ से क्या अवशोषित होगा? H2O, और इससे बनेगा आपका क्या? कार्बोहाइड्रेट, यानी ग्लूकोज C6H12O6। लेकिन ऐसे नहीं बन जाएगा, इसमें आपका क्या होगा? तो इसमें आपका होगा सूर्य के प्रकाश की जरूरी, और किसका होगा? क्लोरोफिल का। यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसके? सूर्य ना के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए सर? क्लोरोफिल। क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल होना चाहिए ना। तो ये दोनों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्रिया करके बनाते हैं भोजन, यानी कार्बोहाइड्रेट, जिसको C6H12O6 बोलते हैं। ये आपका क्या? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोला जाता है सर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोल सकते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। क्लियर है? तो ये आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। बी ऑप्शन सही है। क्लियर है ना? इसके आगे और उत्पाद बनता है नहीं, ऑक्सीजन, जो आपका पेड़ पौधा उसको रंध्र के माध्यम से क्या करते हैं? निकाल देते हैं, और वही ऑक्सीजन को जंतु जो होते हैं श्वसन के दौरान ऑक्सीजन को
ग्रहण कर लेते हैं ना। चलिए तो चले आगे, अब हम लोग समझ गए 27 नंबर तक। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं 28 नंबर में। क्लोरीन को पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया कराने पर पोटेशियम क्लोराइड और क्या बनता है, आयोडीन अलग हो जाता है। एक है संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन संयोजन तो होगा ही नहीं क्योंकि दो अभिकारक हैं, नहीं ये तो ऑलरेडी आपका गलत हो गया। विस्थापन अभिक्रिया हाँ ये हो सकता है, क्लोरीन यहाँ से क्या कर दिया, आयोडीन को विस्थापित, ये सही हो जाए। द्विविस्थापन एवं समायोजित ये दोनों तो ऑलरेडी गलत, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, यानी विस्थापन अभिक्रिया सही है। विस्थापन अभिक्रिया क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ना ये चीज, क्योंकि यहाँ से क्लोरीन आयोडीन को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, किससे, पोटेशियम से, इसलिए इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए आगे आगे देखते हैं हम लोग। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्फोट, इनमें से कोई नहीं। याद रखना कली चूना जिसको लोग बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, इसको कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसका पूरा रिएक्शन लिख देते हैं। अगर आपका बच्चे कली चूना यानी बिना बुझा हुआ चूना के ऊपर क्या डालेंगे, जल, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को किसके साथ बबुआ, जल डाल देंगे। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लोग कली चूना बोलते हैं, इस पर डालेंगे तो इससे बनेगा कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या बनेगा बबुआ, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, प्लस में आपका उष्मा निकलता है, यानी कि वो पानी पूरा हीट हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है, उष्मा निकलता है ना। तो आप यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड इसमें जल डालेंगे तो कुछ देर के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और वो पानी गर्म हो जाएगा, यानी कि उष्मा निकलेगा। क्या निकलेगा, उष्मा। तो जब उष्मा निकल रहा है तब उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, तो इस अभिक्रिया को बोला जाता है ऊष्माक्षेपी। क्या बोलेंगे प्यारे भाई, ऊष्माक्षेपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्लियर है, तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा सर, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए तो आगे चलते हम लोग 30 नंबर में क्या कर रहे हैं कि कॉपर सल्फेट और जिंक से बनेगा, जिंक सल्फेट कॉपर, और उपरोक्त अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया होगा, इसमें जिंक कॉपर को विस्थापित कर रहा है, तो हो जाएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन सी इज द राइट। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ना। चलिए आगे, अब आगे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। सिंपल सा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्वेश्चन पीछे भी आया, 2 बार आ गया ना, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग कि रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। अब देखिए SLAQG, सबको लिख देते हैं प्यारे बच्चे ना। ए आपका हो जाता है सॉलिड, जो आपका ठोस अवस्था को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, ठोस। ए आपका हो जाता है लिक्विड, जो आपका द्रव अवस्था को दर्शाता है। AQ जो आपका जलीय विलयन को, किसको प्यारे बच्चे, जलीय विलयन, याद रखें किसको, जलीय विलयन को, किसको बबुआ, जलीय विलयन को प्रदर्शित करता है ना। इसके बाद आपका ये गैसीय, किसका बबुआ, गैसीय अवस्था को प्रदर्शित करता है ना, याद रखेंगे। जब आपका अभिकारक उत्पाद ठोस अवस्था में तो उसका संकेत S लेते हैं हम लोग, और जब द्रव हो तो L लगाया जाता है, अगर विलयन के रूप में हो तो AQ एक्वस फॉर्म, और गैसीय अवस्था में हो तो क्या लेते हैं G। तो हम लोग से क्या पूछ रहा है, जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा, तो AQ के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा ना। अगर पूछता कि यहाँ पर ठोस को किस प्रतीक से, तो S से, द्रव को किस से, L से, गैस को G से। क्लियर है, ये भौतिक अवस्था है ना, ये चारों भौतिक अवस्था याद रखिएगा आप लोग। चलिए तो आगे चलते हम लोग, अब देखेंगे निम्न में से कौन अकारक है, इसमें से अकारक बताना है, तो कौन अकारक हो जाएगा बबुआ, तो अकारक आपका है H2S, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑक्सीकारक पूछता तो कौन हो जाता, O होता, O2 ना, ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्या, अकारक, तो अकारक में आपका कौन हो जाएगा, अकारक आपका H2S ना, हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। चलिए आगे, आप अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग 34 नंबर की तरफ। तो 34 नंबर देखिए आपका है,
कि नम वायु ना, नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तुओं पर ना कुछ समय पश्चात यानी कुछ समय के बाद जंग लग जाता है। जब नया लोहा से आप कोई सामान बनवाते हैं और उसको खुले में अगर छोड़ देंगे नमी वायु में ना, जैसा भी बरसात का मौसम है तो आपका क्या रहता है, नमी वाली वायु रहती है ना, तो उससे क्या करता है कि जो लोहा से बना वस्तु को खुले छोड़ देंगे ऐसे ही बाहर में, तो उसमें क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, जिससे काफी क्षति होती है, जिससे लोहा में क्या होती है, क्षति। इस क्रिया को क्या बोलते हैं ना, इस क्रिया को बोलते हैं हम लोग संक्षारण। क्या बोलते हैं, संक्षारण। याद रखेंगे कि जब भी कोई धातु को बाहर छोड़ने पर उसमें क्या हो जाता है, वो खराब यानी जंग लग गया ना, तो ये आपका क्या होता है, एक प्रकार का संक्षारण होता है प्यारे बच्चे। क्या होता है, संक्षारण होता है ना, यानी कि लोहे के को बाहर छोड़ दिए तो नमी वायु नहीं यानी ऑक्सीजन से क्या कर लिया, क्रिया कर लिया नमी वाले ऑक्सीजन से, वायु से, और ये आपका क्या हो जाता है, आयरन में जंग यानी लोहा में जंग लग जाता है, यानी वह संक्षारित हो गया। क्या हो गया, संक्षारित हो गया ना। इसी प्रकार जैसे चांदी के ऊपर काले रंग का परत चढ़ जाना, वो भी संक्षारण का उदाहरण है। कॉपर के ऊपर हरे रंग का परत चढ़ जाना, ये भी आपका संक्षारण का उदाहरण ना। तो ये ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा भैया मेरे, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, संक्षारण। क्लियर है ना। चले आगे, चलिए सर एकदम चलिए आगे देखिए सर। नहीं 35। आप देखिए चिप्स की थैली, जो चिप्स आप लोग खाते हैं ना, मम्मी से लड़ करके पैसा लेकर जाकर कुरकुरे चिप्स खाते हैं, खाना नहीं खाने का मन करता है, लेकिन बबुआ चिप्स हो गया, कुरकुरे वगैरह सब जितने भी खाते हैं आप लोग, वो सब शरीर के लिए क्या होता है, नुकसानदायक है, क्योंकि वो सब आपका क्या है, असंतुलित आहार है, जिसके अंदर पोषक तत्व नहीं मिलता है नहीं, इसलिए वैसे भोजन को खाना कम कर दीजिए ना। जो भी आपको खाना है घर के खाना खाइए, ज्यादा आपके स्वास्थ्य के लिए बेटर रहेगा। क्लियर है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ क्वेश्चन पर आते हैं, चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से यानी खराब होने से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है, तो उसमें ऑक्सीजन है तो आपका उपचयित हो जाएगा, इसलिए ऑक्सीजन को निकाल कर उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन उतना क्रियाशील नहीं है ना, इसलिए नाइट्रोजन को क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है बबुआ ना, तब वह उपचयन नहीं होता, उपचयित नहीं होता है। जब उपचयित नहीं होगा तो जल्दी खराब नहीं होता है, इसीलिए ऑक्सीजन को निकाल कर किसको भर दिया जाता है, नाइट्रोजन को ना। नाइट्रोजन उससे क्रिया नहीं करता, क्रिया नहीं करेगा तो जल्दी खराब नहीं होगा यानी उपचयित नहीं होता है। क्लियर है। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग 36 में, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या बोलेंगे, अभी जस्ट बताया बबुआ, क्या, संक्षारण। क्वेश्चन वही है, बस पूछने का तरीका अलग अलग है। ये आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए ना। अब यहाँ पर एक नया आया है ऑप्शन में, विकृत गंध। विकृत गंधिता का मतलब क्या होता है ना, कि जब भी आप कोई खाना को ना वासायुक्त यानी तेलीय पदार्थ को आप छोड़ देते हैं खुले कुछ दिनों तक, तो वह खराब हो जाता है, उसका स्वाद हो गया, उसका गंध हो गया, या प्रिय हो जाता है, तो उसको बोला जाता है विकृत गंधिता। उसको क्या बोला जाता है, विकृत गंधिता बोला जाता है ना। चलिए इसका भी डेफिनेशन हम लोग देखे थे। अब चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत चढ़ जाती है, परत बनती है। तो अभी जस्ट बताया हमने आपको कि चांदी के ऊपर, चांदी जब वायु नमी वाले वायु से के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर यानी कि काले रंग की क्या चढ़ जाती है, आपका परत चढ़ जाती है। याद रखिए काले रंग की परत किसके ऊपर, चांदी के ऊपर ना, ये चीज है। तो यानी कि वह संक्षारित हो जाएगा। जब चांदी के ऊपर काले परत चढ़ गया यानी कि वह क्या हो गया, संक्षारित हो गया, जिस प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। चलिए आगे, चलिए आगे हम लोग का अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, धन आयन ऋण आयन का क्या होगा, आदान प्रदान, वह कहलाता है तो क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहलाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है। चलिए आगे, अब आगे हम चलते हैं, लाल तप्त लोहा में जलवाष्प प्रवाहित करने पर निम्नांकित में कौन सा यौगिक बनता है। तो जस्ट बताया हमने आपको, कौन, फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe3O4 बनता है ना। ये ध्यान रखिएगा, क्या बनेगा, Fe3O4 बनेगा आपका ना, यानी कि सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे, आगे आपका निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, मतलब उससे ज्वाला नहीं निकलेगा ना, खाली धुआं ज्यादा निकलता है। तो आप बताओ मोमबत्ती जलाएंगे तो उससे तो ज्वाला निकलता है,
किरोसिन तेल इससे भी निकलता है, मीथेन गैस से भी, लेकिन आपका कोयला से नहीं निकलता है। इसलिए आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा भाई, आपका कोयला हो जाएगा सही, यानी कि सी ऑप्शन सही। ये बिना ज्वाला के जलता है, इससे ज्यादा धुआं आएगा खाली ना, धुआं निकलेगा खाली, आपका अंदर अंदर जलेगा पूरा, एकदम पूरा आग बना लेगा अंदर से जल के ना, लेकिन इससे आपका ज्वाला नहीं निकलता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मारेंगे भाई, सी मारेंगे। कौन सा मारेंगे, सी। क्लियर है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग होता है ना। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का भी होता है, इसको भी आपका होता है ना फोटोग्राफी पेपर के लिए, और AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड का भी होता है, AgI सिल्वर आयोडाइड, ये तीनों का होता है, यानी कि ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीनों का उपयोग किया जाता है ना फोटोग्राफी में, इसलिए याद रखिएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद आगे चलते हम लोग, जब पोटेशियम धातु की ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हैं तो पोटेशियम का होता है, अरे बाबा मेरे, जब पोटेशियम को ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे यानी के को, नहीं तो ये आपका बनाएगा क्या सर, K2O पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा, नहीं तो आपका ये क्या पोटेशियम क्या बना लिया, आपका पोटेशियम ऑक्साइड बना लिया ना के, अरे आपका 4 हो जाएगा। तो अब बाबू यहाँ पर आपका पोटेशियम को क्रिया कराएंगे तो क्या हो रहा है, आपका पोटेशियम ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑक्सीकरण। आंख बंद करके मार देंगे, ऑक्सीकरण यानी ऑप्शन ए ना, ये याद रखिए, उपचयन जिसको बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन की कमी होता है उसको हम लोग अपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपचयन। क्लियर है। चले आगे तब चल रहे हैं, चलिए आगे आपका है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। अब सिल्वर क्लोराइड का रंग बताना है आपका ना, सिल्वर क्लोराइड का रंग किसके जैसा होता है, किसको बताना है आपको, किसका, सिल्वर क्लोराइड का रंग। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग आपका कैसा होता है, श्वेत होता है, इसीलिए इसको फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है, सिल्वर क्लोराइड का ना, याद रखेंगे। चले आगे, आगे देखते हैं हम लोग 44 नंबर, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया किया तो कॉपर अलग हो गया और हाइड्रोजन जल अलग हो गया आपका। अब इसका क्या हो रहा है, उपचयन अपचयन दार्शनिकरण रेडॉक्स, तो इसमें दोनों काम हो रहा है। यहाँ से देखिए कॉपर ऑक्साइड, ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसका क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है बच्चे, इसका साथ ऑक्सीजन निकल रहा है यानी कि इसका अपचयन हो रहा है, इसकी ऑक्सीजन में कमी हो रही है इसलिए अपचयन, और यहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ रहा है यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका क्या, उपचयन। क्या होगा भाई, उपचयन, यानी दोनों साथ साथ हो रहा है इसलिए आपका हो जाएगा रेडॉक्स। इसलिए कौन सा हो जाएगा आपका, रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो आगे चलते हम लोग 45 नंबर में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है, किस रंग का होता है, तो इसको याद रखना है, भूरा लाल हरा पीला ना, तो ये आपका भूरे रंग का होता है ना। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो धुआं का रंग होता है वो कैसा होता है, लाल भूरा होता है, यानी सामान्यतः भूरा रंग बोला जाता है। तो आपका कौन ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन, अरे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यानी भूरे रंग का होता है। क्लियर है। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग, आगे में आपका निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है ना, ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेगा तो आपका गोल्ड यानी कि सोना हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सोना यानी गोल्ड। क्लियर है। चल दे आगे, चल दीजिए सर। तो अब आगे देखिए आपका है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण, द्विविस्थापन जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो, तो आप बता सकते हैं इसमें तो होगा ही नहीं, एक केवल क्लोरीन है तो ये आपका अलग हो जाएगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर कॉपर सल्फेट और H2S, यहाँ पर आप देख सकते हो सकता है, यहाँ पर आयरन केवल, यहाँ पर भी तो नहीं, यहाँ पर भी विस्थापन हो रहा है ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को कॉपर को हटा दे रहा है यहाँ सल्फेट से ना, तो ये आपका हो जाएगा कौन, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ना, याद रखिएगा, द्विविस्थापन का उदाहरण, बाकी गलत हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे, आगे आपका है कि 48 नंबर में समीकरण
कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करके बना कॉपर ऑक्साइड में किस प्रकार की अभिक्रिया होता है? तो ऑक्सीजन जुट रहा है इसके साथ ना, ऑक्सीजन क्या हो रहा है आपका, जुट रहा है, यानी कि उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? उपचयन, या इसको ऑक्सीकरण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई? ऑक्सीकरण बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पर आपको धारणा घटन ऑक्सीकरण, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा ना, ये याद रखेंगे। चलिए तो आगे चलते हम लोग आगे। अरे फिर क्वेश्चन आएगा दोबारा। का साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये आपका पता है कि उष्मा निकलता है, इसलिए उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी ना, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे हम लोग क्या है 50 नंबर में, निम्नांकित में कौन सा यू में एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? एकल विस्थापन यानी कि केवल आपका विस्थापन अभिक्रिया ना। तो आप देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड के विलयन में एल्युमिनियम धातु को डाला गया। किसको डाला गया? एल्युमिनियम को ना। तब क्या ये आपका विस्थापित करेगा, यानी एल्युमिनियम मैग्नीशियम को करेगा, है करेगा नहीं करेगा? तो इसके बाद है आपका क्या कि सोडियम क्लोराइड के विलयन में कॉपर डालेंगे तो इसमें कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि कॉपर सोडियम को विस्थापित नहीं कर सकता है, क्योंकि कॉपर कम अभिक्रियाशील है किससे? आपका सोडियम क्लोराइड से। तो यहाँ पर रिएक्शन होगा ही नहीं। यहाँ पर आयरन सल्फेट को चेक करते हैं, सिल्वर। अरे भाई सिल्वर यानी चांदी आयरन को विस्थापित नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिल्वर कम अभिक्रियाशील है किससे? आयरन से। तो ये भी रिएक्शन नहीं होगा। अब सिल्वर नाइट्रेट ना को के विलयन में कॉपर को डालें, तो अब कॉपर को जब हम लोग डालेंगे कि कॉपर धातु को सिल्वर नाइट्रेट, तो कॉपर सिल्वर से ऊपर आता सक्रियता श्रेणी में ना, इसलिए कॉपर सल्फेट, कॉपर धातु है, सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को क्या कर सकता है? विस्थापित। ये भी रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन होगा। और ये मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन में एल्युमिनियम, एल्युमिनियम भी मैग्नीशियम से नीचे आता है, तो ये भी एल्युमिनियम मैग्नीशियम क्लोराइड से मैग्नीशियम को विस्थापित नहीं कर पाएगा, इसलिए ये भी रिएक्शन पूरा नहीं होगा। तो होगा कौन भाई? डी, यानी कि हो जाएगा AgNO3 प्लस में कॉपर लेंगे तो कॉपर क्या करेगा? सिल्वर को हटा देगा, यानी CuNO3 के होल 2 कॉपर नाइट्रेट प्लस में क्या बनाएगा? आपका सिल्वर को अलग निकाल देगा। सिल्वर को क्या करेगा? अलग निकाल देगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी 2 से संतुलित हो गया ना। ये याद रखिए। तो ऑप्शन आपका कौन सही हो रहा है? डी हो रहा है। कौन हो रहा है? डी ना। चलिए तो आगे चलते हम लोग। आगे आपका है Al एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं सोडियम क्लोराइड से क्रिया कर उपरोक्त अभिक्रियाएं हैं। सब अभिक्रिया को पहले पूरा करेंगे हम लोग। तो ये आपका हो जाएगा क्या? AlOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड स्टेट में है नहीं, प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl। तब यहाँ से क्या होगा? आयनों का आदान प्रदान, यानी एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा Cl2 और बनेगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में क्या बनेगा? NaOH बनेगा। प्यारे बच्चे क्या बनेगा? NaOH। अब इसको संतुलित कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका? Cl3। तो यहाँ पर भी हम लोग कितना से गुना? 3 से। तो यहाँ पर भी कितना से गुना हो जाएगा? 3 से। सोडियम 3 सोडियम 3 OH3 OH3। क्लियर है? एल्युमिनियम अकेला है तो यहाँ पर भी अकेला, संतुलित हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों में आयनों का आदान प्रदान, आयनों का क्या हो रहा है? आदान प्रदान। तो जहाँ आयनों का आदान प्रदान होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया? नहीं सर, द्विविस्थापन। तो हाँ ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? बी। बाकी ऑप्शन आपका गलत है। बाकी ऑप्शन क्या है? गलत। क्लियर है ना? चलिए आगे। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या कि अब 52 नंबर क्वेश्चन में कॉपर सल्फेट जिंक के साथ आपका क्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट और क्या बनता है? कॉपर। उपरोक्त अभिक्रिया है तो ये आपका हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया ना। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा ना, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग 53 नंबर में। रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिया गया है कथन, इस पर विचार कीजिए सही है या गलत है, उसके अनुसार आपको ऑप्शन मारना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हम लोग से पूछ क्या रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में समय रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु
दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। हाँ, बात सही है भाई। परमाणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु में बदल जाएगा। जैसे सोडियम पोटेशियम बदल जाएगा, पोटेशियम आपका एल्युमिनियम बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी कि ये भी कथन क्या है, सही है। पहला कथन क्या है, सही है। अब आइए दूसरा का कथन चेक करते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध, आपस में क्या होता है, आबंध नहीं के टूटने। अब देखो, पहले वाला आबंध टूटेगा, इसके बाद फिर जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। पहले वाला आबंध टूटेगा, इसके बाद नया आबंध का निर्माण होता है, तब यौगिक बनता है ना। तो ये भी कथन क्या है, सत्य है। अर्थात आपका सत्य केवल 1 नहीं, केवल 2, ये दोनों सही है। इसलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द। क्लियर ना। चले आगे चल दीजिए सर। चलिए तो आगे चलते हम लोग। आगे आपका कौन सा क्वेश्चन, आगे नहीं ना भाग हम लोग। हाँ 53। इसके बाद आपका 54। चलिए देखिए इसको। किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें क्या हो, उपचयन मतलब कि ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी होनी चाहिए। तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, यस सर। आंख बंद कर दीजिए, हाँ नहीं, आप हाइड्रोजन की वृद्धि, हाँ इसमें हाइड्रोजन की भी क्या होती है, वृद्धि होती है। हाइड्रोजन की वृद्धि, सॉरी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की कमी होती है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। हाइड्रोजन का ह्रास, तो हाँ ये आप मार सकते थे कि हाइड्रोजन का ह्रास हुआ हो। हाँ तो मतलब ये दोनों आपका डी चाहे ए, कोई मार सकते हैं ना, डी चाहे ए, दोनों में से आपका कोई सही हो जाएगा ना। ए याद रखिए, डी और क्या हो जाएगा बबुआ, ए और डी। ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की ह्रास होती है, उसको बोलते हैं हम लोग उपचयन, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। यदि दोनों ऑप्शन आप चाहें तो मान सकते हैं, लेकिन आपका एग्जाम में इस तरह से नहीं दिया हुआ है ना। ये तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास, लेकिन ज्यादातर इस पर डिपेंड करता है ना, ऑक्सीजन की वृद्धि में। क्लियर ना, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चले आगे, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लीजिएगा आप लोग। आगे चलते हैं हम लोग कि ऑक्सीकरण के, यानी यहाँ पर ऑक्सीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। इसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत यानी कॉपर के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। हाँ भाई यही तो कारण है ना, ऑक्सीकरण यानी उपचयन के कारण ही तो आपका ये चीज होता है। चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, सही है। इसके प्रभाव से बचाने के लिए चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन भर देते हैं। ये जरूर आप याद रखिएगा, ऑक्सीजन हटाकर क्या भरते हैं, नाइट्रोजन की, क्योंकि नाइट्रोजन क्रिया नहीं करता है ना, निष्क्रिय गैस है, इसलिए इसको आपका भर दिया जाता है। तो यानी कि दोनों ऑप्शन सही ना हो रहा है, ए भी हो रहा है, बी पहला और दूसरा दोनों, इसलिए ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा भाई मेरे, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए चूने के संदर्भ में, चूना जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, नहीं बिना बुझा हुआ चूना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको चूना यानी कि हम लोग बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, तो चूने के संदर्भ कैल्शियम, सॉरी हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना बोलते हैं, बिना बुझा हुआ आपका कैल्शियम ऑक्साइड को। तो चूने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, नहीं भाई इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं ना। ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है सर, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना क्या बोलते हैं हम लोग, बुझा हुआ चूना बोला जाता है। क्लियर ना। और अगर ये कैल्शियम ऑक्साइड रहता तब इसको हम लोग बोलते हैं बिना बुझा हुआ, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, बिना बुझा हुआ चूना बोला जाता है। क्लियर ना, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना ना, ये याद रखेंगे। तो ये तो ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके बाद बुझे हुए चूने के विलयन से, ये वाला यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से दीवार की सफेदी यानी पोताई करने पर 2-3 दिन बाद क्या करता है, दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। हाँ, ये 2-3 दिन के बाद क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बबुआ
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको ऑल्टो कर दीजिएगा। अब ये आपका वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है और ये बना लेता है आपका ठोस कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस में जो जल होगा वो सूख जाता है ना, ऊपर चला जाएगा भाप के रूप में, तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है ना। और यही कैल्शियम कार्बोनेट के कारण दीवार पर क्या आती है बबुआ, दीवार पर चमक आती है। दीवार पर क्या आती है, चमक आती है ना। जब पोताई करेंगे तो आप देखेंगे दीवार पर पोताई करेंगे चूना से तो आपका तुरंत नहीं इस पर कलर आता, लाइट नहीं आता है, थोड़ा देर के बाद, थोड़ा दिन के कुछ 1-2 दिन के बाद आता है ना। किसके कारण, तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पोताई करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, अवशोषित करता है और कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण दीवार पर क्या आती है, चमक आती है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है दीवारों पर चमक किस यौगिक को बनने के कारण आता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। क्लियर ना। और आपसे पूछेगा दीवार पर पोताई किससे किया जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। क्लियर ना। चलिए तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन तो सही है दूसरा का, लेकिन पहला क्या है गलत, तो आपका केवल बी आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। सुनना गई बात ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग भाई 57 नंबर ना। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक कहते हैं। याद है जैसे में कि H2 प्लस O2 को क्रिया कराए तो बन रहा है क्या, H2O, यानी जल बन रहा है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ए जल बना। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, जो अभिक्रिया के इधर रहता है बाईं साइड में, अभिक्रिया में जो भाग लेता है होगा उसको अभिकारक रिएक्टेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे प्यारे, अभिकारक यानी रिएक्टेंट। और जो बनता है अभिक्रिया के फलस्वरूप उसको उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पाद, जिसको प्रोडक्ट बोला जाता है ना। इसमें कह रहा है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले को अभिकारक और उससे बनने वाले को क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे आपका है 58 नंबर में भौतिक परिवर्तन होता है। तो भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है ना। भौतिक परिवर्तन करने, भौतिक परिवर्तन जब किसी वस्तु के भौतिक गुण में परिवर्तन हो उसको भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिससे किसी पदार्थ के मूल अवस्था से उसमें परिवर्तन हो गया। अब परिवर्तन होने के बाद फिर उस पदार्थ को मूल अवस्था में ला सकते हैं, जैसे था वैसे ला सकते हैं ना। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसलिए बोलते हैं कि भौतिक परिवर्तन कैसा है, अस्थायी परिवर्तन, फिर से इसको मूल अवस्था में लाया जा सकता। लेकिन रासायनिक परिवर्तन कैसा है, अस्थायी, सॉरी रासायनिक परिवर्तन अस्थायी है, एक बार बदल गया तो दोबारा फिर आने वाला नहीं है। समझ गया ना। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन कौन, ए। क्लियर है। आगे चलते हम लोग बबुआ क्या, निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया, इसमें से बताना रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है ना। तो H2Cl2 CuO H2 और कॉपर जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्लोरिक, ये तो आपको होगा ही नहीं। आप देखेंगे यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ना, तो यहाँ पर बबुआ क्या होगा कि ये सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बना सिल्वर क्लोराइड और HNO3 नाइट्रिक अम्ल, तो ये भी आपका नहीं होगा रेडॉक्स अभिक्रिया, ये भी नहीं होगा। नहीं, ये तो ऑलरेडी आपका द्विविस्थाप है, सोडियम हाइड्रो अम्ल और क्षारक यानी उदासीनीकरण होगा। इसमें भी कॉपर में आपका यहाँ पर बता सकते हैं आप कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, और आपका कॉपर और क्या चाहिए, जल। तो यहाँ से कॉपर का क्या हो रहा है बबुआ, कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है कौची, इससे ऑक्सीजन निकल रहा है, यानी इसका हो रहा है अपचयन और इसका हो रहा है उपचयन, यानी कि यहाँ दोनों हो रहा है। इसलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ना। अगर बी ऑप्शन नहीं सही रहता तो आप ये मान सकते, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों अगर क्रिया करके HCl बनाता है तो ये दोनों में भी आपका क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया होता है ना। तो इसको बोलते हैं, लेकिन ऑप्शन यहाँ क्लियर है, इसलिए ऑप्शन कौन मारेंगे हम लोग, बी। कौन मारेंगे, बी मारेंगे ना, ये ध्यान रखेंगे।
अब आगे देखते हैं हम लोग, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग होता है। तो कॉपर चूर्ण को जब गर्म करेंगे, नहीं यानी वायु में गर्म करेंगे यहाँ पर, यानी कॉपर को गर्म करेंगे ऑक्सीजन में, तो ये बनेगा आपका CuO, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अरे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, यहाँ पर भी 2 से, यानी कि आपका कॉपर ऑक्साइड जिसका रंग कैसा होता है बबुआ, काला। कौन सी रंग का होता है, काले रंग का होता है ना, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है ना, चलें आगे। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग 61 नंबर में, मैग्नीशियम के रिबन को रेगमार्ग से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से वायु से क्रिया करके उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होता है, परत जम जाता है। तो उसी परत, तो अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत जमने के कारण जब उसको जलाएंगे तो जल्दी आसानी से जलता नहीं है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रेगमार्ग से उसको क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है, साफ किया जाता है, नहीं, ताकि उसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत है वो हट जाए, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हट जाएगा बबुआ, तब वो उसको जलाएंगे तो आसानी से जलने लगता है। इसीलिए बोला जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को रिंग मार्ग से रगड़ कर क्या किया जाता है, दहन से पहले उसको रगड़ा जाता है ताकि आसानी से जल सके। तो यहाँ पूछ रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को रेग मार्ग से रगड़ कर दहन प्रक्रिया की जाती है ताकि आसानी से जले, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन की सतह कुरकुरी होती है, नहीं सर, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को जम जाता, हाँ ये जम जाता है, इसी को साफ किया जाता है ताकि आसानी से जल सके ना। मैग्नीशियम रिबन की सतह को चमकीला बनाना, नहीं बस चिकना बनाने के लिए नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन आपका गलत, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका बी, समझ गया ना। ये चीजें मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, इसी को हटाने के लिए रेग मार्ग से क्या किया जाता है, उसको साफ किया जाता है ना, जलाने से पहले। आगे देखते हैं हम लोग, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन, दूध से एक बार दही बन गया तो फिर दही से क्या दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, इसलिए आपका हो जाएगा केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा ना, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे, आगे आपका है नहीं 63 नंबर में, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया, अरे बाबा मेरी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका घुमा दिया था। नमक के घोल अर्थात सोडियम क्लोराइड के विलयन, किसका विलयन, सोडियम क्लोराइड का विलयन आपका है, इसमें सिल्वर नाइट्रेट का घोल डाल दिए AgNO3, तब क्या बनेगा सर, तब इससे बनेगा आपका यहाँ से आयनों का आदान प्रदान होगा, यहाँ बन जाएगा आपका सोडियम नाइट्रेट जो विलयन में घुल जाएगा, विलयन में क्या होगा आपका बबुआ, घुलनशील होगा सिल्वर नाइट्रेट ना, एंड सोडियम नाइट्रेट और प्लस में सिल्वर क्लोराइड क्या हो जाएगा, अलग अवक्षेप के रूप में बाहर बैठ जाता है, विलयन से अवक्षेप बन जाएगा, क्या बनेगा, अवक्षेप बन जाता है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं या तो द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं, तो इसमें आपका कौन हो जाएगा, अवक्षेपन अभिक्रिया हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इस तरह से हम रिएक्शन लिख करके आसानी से अभिक्रिया के प्रकार बता सकते हैं, उसका उदाहरण बता सकते हैं, नहीं ये चीजें। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा होगा। अब बताओ भाई, मैग्नीशियम को जलाएंगे ना, किसमें, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो बनेगा MgO, क्या बनेगा, MgO, संतुलित करेंगे तो यहाँ पर 2 से गुना, यहाँ पर भी 2 से। अब बताओ भाई मेरे कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ये आपका कौन सी रंग का, सफेद रंग का, कौन सी रंग का, सफेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी राख बन जाता है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड राख है जो कौन सी रंग का होता है, सफेद रंग का। तो है ना कुछ हम लोग से मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, तो सफेद होता है, यानी कि ऑप्शन आपका उजाला हो जाएगा, उजला, यानी कि कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर ना। चलते आगे, चलिए आगे आपके 65 में, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या चीज है, रासायनिक समीकरण
नहीं, अभिक्रिया का क्या है भाई, तो संक्षिप्त रूप है, छोटा रूप है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। कौन हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा ना, ये याद रखिएगा। चलिए तो आगे चलते हम लोग। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए, मतलब हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गया ना, और ऑक्सीजन का अनुपात यानी ऑक्सीजन में कमी हो रहा है, घट जाए, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, तो इसका आपको याद होगा भाई कि हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ रहा है, हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं हम लोग क्या, कि यहाँ पर आप इस अभिक्रिया को बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं, अपचयन, जिसको अवकरण कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन घट रहा है ना और हाइड्रोजन क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे कौन सा, अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया बोला जाता है। क्लियर ना। चलिए तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन के फलस्वरूप श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का क्या होता है, तो आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, यानी कि ऑक्सीजन जुट रहा है ना, तो इसका क्या हो रहा है, सिंपल सा उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है मैग्नीशियम का, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही। क्लियर है, समझ गए ना। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, आप लास्ट नहीं है ये, अभी 2 क्वेश्चन और है। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो संक्षारण आपका क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन जुड़ते हैं, ऑक्सीजन क्या होते हैं, जुड़ते हैं, यानी कि है आपका उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही ना, याद रखिए। अपचयन होगा क्या, नहीं। अगर यह संक्षारण किस प्रकार का, अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होता है, जबकि संक्षारण में ऑक्सीजन ही तो जुड़ता है ना, तब आपका यहाँ पर क्या होता है, संसारित हो जाता है, यानी उपचयित हो जाता है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी ना। या बाकी संयोजन और क्षेपण अभिक्रिया पता ही आप लोग को। अब देखते हैं हम लोग भाई क्या है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। जिंक तथा लेड, जिंक तथा लेड ना कॉपर की अपेक्षा क्या है, तो ज्यादा क्रियाशील है ना, अधिक क्रियाशील है, यानी कि अब और कम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील, समान, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यानी कि अधिक क्रियाशील है ना, अधिक क्रियाशील है आपका कौन, जिंक लेड, किससे, कॉपर से। किससे बबुआ, कॉपर से ना, कॉपर की अपेक्षा। इसके बाद अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका 70 नंबर। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं, आयन का आदान प्रदान, उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं प्यारे। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन कौन, सी ऑप्शन इज द राइट। तो अब ये हम लोग का क्वेश्चन होता है समाप्त। चैप्टर 1 क्लास 10 फॉर एग्जाम 2027 यानी 2027 के लिए हम लोगों ने महत्वपूर्ण एमसीक्यू कंप्लीट किए एक चैप्टर से, और इसके एमसीक्यू से आपका बाहर आएगा नहीं, ये 100% गारंटी है। आप याद रखिएगा, देखिए इसे क्वेश्चन आता है कि नहीं, से बाहर आएगा ही कहाँ से क्वेश्चन, समझ गए ना। इसलिए हमने हर एक चैप्टर से, और आपको हर एक चैप्टर को लास्ट होने के बाद उससे 70 80 100 जितना होगा वो आपका महत्वपूर्ण एमसीक्यू कराने की कोशिश करेंगे, और बाकी उससे जितना आंतरिक प्रश्न है, व्यास प्रश्न है, टोटल करवाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका एग्जाम की तैयारी बेहतर एकदम अच्छे मार्क्स से आप पास हो सके ना। चलिए तो चलिए विद्यार्थियों, आज हम लोग का जो सेशन है, आज का लेक्चर यहीं तक कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस चैप्टर से जो भी आपका आंतरिक प्रश्न है या फिर अभ्यास प्रश्न है, उस प्रश्न को भी हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में ना। तो चलिए, आप सभी विद्यार्थियों को इतने प्यार और साथ देने के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को फिर से तहे दिल से स्वागत है। आप पूरी शानदार जोश के साथ तैयारी कीजिए, और आपके साथ हम सभी टीचर्स तैयार हैं अपने जोश और जुनून के साथ। तो चलिए आज यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ना। चलिए।